नमस्कार। आज मैं आपको बवाल की जड़ के बारे में बताने वाला हूं। ये पूरा जो किसान आंदोलन का बवाल है, इसकी जड़ में 3 अक्षरों का एक शब्द है जिसका नाम है एमएसपी। ये एमएसपी देखने में एक छोटा सा शब्द लगता है और इसको देख के आपको लगता है कि कुछ दाम वाम होता होगा किसानों का और आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे पूरी एक कहानी है, इसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है और इसके पीछे पूरी बड़ी एक इतिहास है। एमएसपी क्या है और इसकी अहमियत किसान के लिए क्या है, सरकार ने एमएसपी पे चुपचाप जल्दी से हाँ क्यों कर दिया और सरकार क्यों जानती है कि हाँ करने के बावजूद मुझे एमएसपी नहीं देनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों पे हम आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एमएसपी हिंदुस्तान में आई कैसे, कहाँ से ये शब्द आया, किसने शुरू किया। मैं आपको बताता हूं कि ये परिकल्पना जब 62 में चीन की लड़ाई भारत हार गया, भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो बहुत विजनरी आदमी थे, दूर तक सोचते थे। तो उन्होंने भारत की सेना को मजबूत करने का एक तो इरादा पक्का किया क्योंकि चीन से हम लड़ाई हार चुके थे, और उन्होंने दूसरा जो सबसे मजबूत काम किया वो किया कि हिंदुस्तान की जो खाद्यान्न है जो उस पर आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, हिंदुस्तान को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। एक बड़ा देश था, बड़ी संख्या में किसान थे, लेकिन हालात बहुत खराब थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले एक कमिटी बनाई, एक आयोग बनाया और कहा, मैं कौन आयोग था, कौन लोग थे, इस डिटेल में जाऊंगा तो फिर आपका आनंद चला जाएगा। और कहा कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि किसान को उपज की पूरी रकम मिल जाए। उस पर फिर कमेटी बनी और बातचीत हुई और एक फार्मूला निकल के आया जो था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी का मतलब ये है कि जो किसान जो उपज अपनी बेचता है, गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, तिलहन वगैरह, उस पर एक न्यूनतम कीमत ऐसी है जिस पे सरकार उसका अनाज खरीदती है, क्योंकि सरकार को अनाज की जरूरत पड़ती है। वो भारत में पीडीएस सिस्टम के जरिए, पीडीएस सिस्टम मतलब राशन की दुकानों के जरिए अपना सामान बेचती है सरकार, और वो लोगों को सस्ते दाम पे देती है, और उसके लिए सरकार जो है वो अनाज किसान से एमएसपी पे खरीदती है। तो एमएसपी जो है वो सिर्फ उस चीज़ पे लागू होती है जो आमतौर पे मंडियों में सरकार खरीदती है। ऐसा नहीं कि एमएसपी जो है कोई भी खरीदने जाएगा उस पर लागू हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो एमएसपी है, एमएसपी जब आप लागू करने जाते हैं तो आप कैसे तय करेंगे कि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, ये मैकेनिज्म भी आपको जानना जरूरी है। तो होता क्या है कि हिंदुस्तान में देश भर की सरकारों को पहले ये पता लगाती है सरकार कि भैया सर्वे करके कि किसान की कितनी लागत उसकी फसल पे आई होगी। उस लागत को निकाल के फिर उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि भाई इतनी लागत आई होगी तो इतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए। फिर वो राज्यसभा सरकारों को भेजा जाता है, राज्य सरकार उसको अप्रूव कर देती हैं। अब आप एक आंकड़ा समझिए कि प्रति हेक्टेयर जो पंजाब का किसान है वो करीब 3 लाख रुपए के करीब कमाता है, बिहार का 40,000 रुपए के करीब कमाता है। तो जो एक यूनिवर्सल एमएसपी का सिस्टम था हिंदुस्तान का, वो उस पर काम नहीं कर रहा था। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने जब एमएसपी बनाई तो उसमें उन्होंने जो है वो केवल गेहूं को रखा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि देश भर के किसान जो है वो सिर्फ गेहूं ही उगाने लग गए। तो गेहूं में तो हम आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन जो तिलहन होते हैं, तिलहन मतलब जिनसे तेल बनता है, जैसे मूंगफली है, सरसों है, ये सब चीज़ें जो है ये किसानों की प्राथमिकता से नीचे चलेंगी तो इनकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। इसी तरह से दूसरे अनाज, चावल, बाजरा, इस पर तो फिर क्या किया सरकार ने, और सारी चीज़ों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया और एमएसपी तय होने लग गई। तो अब आपको बताता हूं कि जब ये एमएसपी तय होनी शुरू हुई तो इसमें एक और नया गड़बड़ खड़ी हो गई। गड़बड़ ये हुई कि ये एमएसपी आपने किसान की जो लागत आई उस पर तो बना दे, लेकिन क्या वो पर्याप्त उसकी किसान की लागत वसूल हो जाए या थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए। तो हिंदुस्तान में एक बड़ा आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग। बार बार आपने इस शब्द का इस्तेमाल सुना होगा। स्वामीनाथन आयोग ने क्या किया कि जो एमएसपी का फार्मूला बनाया कि एमएसपी किस तरह से तय की जा सकती है। इसके अलावा उसने भूमि सुधार की भी बहुत सारी सिफारिशें की, जैसे कि अगर उद्योगों को आप जमीन अधिग्रहण करके देते हैं या किसी और डेवलपमेंट के काम के लिए लेते हैं तो पहले देखना पड़ेगा कि वो बंजर जमीन हो, जो ना तो जंगल की जमीन हो ना खेती की जमीन हो, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे करके खेती की जमीन कम करते जाएंगे तो हिंदुस्तान में खेती पिछड़ जाएगी। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग ने
जो एमएसपी का फार्मूला तय करके दिया उसमें किसान की लागत, इसके अलावा किसान जो है वो जो चीजें खरीदता है, और जो पैसा उसने लगाया उस पर ब्याज, और किसान की मेहनत जो श्रम है उसको जोड़ने के बाद लागत का फार्मूला निकाला गया। और स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि भाई इस पे 50% का मुनाफा जोड़कर फसल की कीमत तय करनी चाहिए, क्योंकि वो साल भर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और एक बार बेच रहा है, तो 50% का मुनाफा तो बनता है किसी भी कारोबार में। अगर आप साल भर किसी चीज को होल्ड करेंगे तो इतना मुनाफा आमतौर पे हो जाता है। इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कोई भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी। पहले जो है हमारे कांग्रेस की सरकार थी, वो इसको टालम टोल करती रही। उसके बाद में मोदी जी ने भी उस पर जो है वो ले ली रिपोर्ट, लेकिन कुछ मजबूत काम नहीं किया। अभी बीच में एक लोकप्रिय नारा चुनाव में बेचने के लिए ये सरकार आई और उन्होंने कहा कि साहब हम एमएसपी, हम आपको जो है लागत से 1.5 गुनी कीमत देंगे। यानी स्वामीनाथन आयोग का जुमला जो है वो मोदी जी ने उछाल दिया। खैर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी दब गई। और फिर इस हिंदुस्तान में जहां किसान को संरक्षण देने की बात होती थी कि भाई उसको इतना पैसा तो मिल ही जाए, उसकी जमीन को अधिग्रहण ना किया जाए, उसके पशुधन को भी जो है वो उसके खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्वामीनाथन आयोग ने यह भी कहा था कि गांव के आसपास जो है कुछ चरागाह की जमीन भी छोड़ी जानी चाहिए जहां पे पशु चर सकें। और आपने देखा होगा कि ये नहीं होने के कारण ये हो रहा है कि बुंदेलखंड में जब बड़ी संख्या में गाय हो गई तो वो खेतों में घुसने लग गई, खेतों को चरने लग गई, और किसान जब अपने खेतों से गाय को भगाते थे तो वो दूसरे के खेत में घुस जाती थी, फिर आपस में भी झगड़ा होता था। गाय का आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि और ज्यादा संरक्षण का कानून आ गया है, तो वो तबाही लगातार चल रही है। आवारा गाय हजारों की तादाद में एक से दूसरे खेत में घुसती रहती हैं और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। खैर, तो जो एमएसपी का जो फार्मूला आया, उस फार्मूले को अब कोई सरकार मान नहीं रही है। उस बीच में ये मोदी सरकार ने बम विस्फोट कर दिया कि वो नई कृषि नीति लेके आ गए जिसमें किसान की ज़मीन पे भी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। उस नीति में जो उसकी एमएसपी तो छोड़िए, वो मंडी एमएसपी से बाहर खरीदारी के लिए इतनी ताकत दे दी गई उद्योगपतियों को। ताकत का मतलब डंडे की ताकत और कानून की ताकत नहीं होता है। अगर आपने आर्थिक शक्ति दे दी किसी व्यक्ति को तो वो धीरे से कब्जा कर लेगा। आपके सामने उदाहरण है, एक मोबाइल फोन कंपनी आई और उसने पहले मुफ्त में सेवा देने की बात की, वो लगातार बढ़ाती जा रही है, उसने कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे नहीं, हमने तो सबको समान अवसर दिया है, लेकिन जिसके पास धन की शक्ति है वो समान अवसर कैसे रह जाएगा? धन की भी तो समानता होनी चाहिए। एक आदमी अमीर है, उसका मुकाबला एक गरीब कितने दिन चलाएगा? एक आदमी की हलवाई की दुकान है, वो 500 रुपए का सामान बना के बैठता है, बगल में बड़ी एक स्वीट शॉप खुलती है, वो आधे दाम में सामान बेचने लगती है, 3 दिन में तो ये डब्बा लेके उठ जाएगा, उसके बाद में जो चाहे जिस रेट में बेचेगी। ऐसे ही मंडियां जो है भारत की, उनको भी जब ये उद्योगपति डील करेंगे तो 1-2-4 साल में मंडियों को लुप्त कर देंगे। पहले तो जो एमएसपी और दूसरे प्रोटेक्टिव जो प्राइस है उससे ज्यादा में दाम खरीद के और मंडियों को निपटा देंगे। उसके बाद में वो फिर अपना जैसे चाहेंगे वैसे किसान से डील करेंगे। सरकार ने छूट दे ही दी थी कि भाई वो एसडीएम से ऊपर कहीं जा नहीं सकते मुकदमा दर्ज करने के लिए, किसान तो लुट गया। तो एमएसपी जो है उसके इस खेल के बीच में केंद्र सरकार ने जो है वो ये कानून इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस कानून में क्या हुआ कि जो किसान था उसने कहा कि नहीं साहब, हमारी एमएसपी जा रही है। अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है, सरकार एमएसपी देने को तुरंत तैयार हो गई। हो ये रहा है कि केंद्र सरकार इसलिए खुशी खुशी तैयार हो गई कि एमएसपी तो उस पर डिपेंड करता है, जितना अनाज वो खरीदेगी उतने ही पे तो एमएसपी देगी। धीरे धीरे करके इन सरकारों ने, चाहे अभी की सरकार हो पहले की सरकार हो, राशन व्यवस्था को कमजोर किया। राशन पे मिलने वाला ब्याज, वो जो अनाज था उसको धीरे धीरे कम करते गए। अब हालात ये है कि केवल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनको राशन की दुकानों से सस्ता राशन मिल रहा है। इसी तरह दूसरी चीजें भी वहां सस्ती मिल रही हैं। तो सरकार जब कम लोगों को मिल रही है तो कम लोग खरीद रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग राशन की दुकान से नहीं खरीद पाते हैं, सारी व्यवस्था आपसे छिपी नहीं है। तो क्या होगा कि जब कम अनाज की खपत हो रही है तो एमएसपी पे सरकार को भी कम अनाज खरीदना है। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि आप बड़े आसानी से आपने कह दिया, इसलिए सरकार बड़ी आसानी से तैयार हो गई। तो इस बातों में पड़ना नहीं है क्योंकि ये उल्लू बनाने का किसानों को तरीका था। खैर, सरकार अगर लाना चाहती तो ऐसे फार्मूले ला सकती थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, वो एक भावांतर योजना लेके आए। भावांतर योजना में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मंडी में आपका एमएसपी पे अनाज नहीं बिका है तो वो उस अनाज को जो है वो सस्ते दाम में बाहर बेच दीजिए आप, और आप एक पर्ची जिस दाम में बेचा है वो ले जाके सरकार के पास जमा कीजिए। तो एमएसपी से जो डिफरेंस होगा वो सरकार आपको पे करेगी।
एमएसपी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एमएसपी के बीच में भी करप्शन की बहुत सारी गुंजाइश है। आमतौर पे होता क्या है कि किसान जब मंडी में अपना अनाज बेचने जाता है या फूड कॉरपोरेशन के पास एमएसपी पे अनाज बेचने जाता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉरपोरेशन ही खरीदता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बाबू लोग होते हैं वहाँ के या बिचौलिए होते हैं, वो कहेंगे ये 15% आपका अनाज कटेगा, इसमें कंकड़ मिट्टी पत्थर बहुत है। कभी बोलेंगे आपका अनाज गीला है, सीला हुआ है, इसलिए आप इसको ले जाइए, सूख जाएगा तो लेके आइए। इस बीच में जो किसान अपने घर से ट्रैक्टरों में लाद के अनाज लाया है, तो 15 दिन कहाँ तो अनाज सुखाएगा और कहाँ वापस करेगा। उधर से बिचौलिए सक्रिय होते हैं, सस्ते दाम में उसका अनाज झटक लेते हैं, उसको एमएसपी में अनाज नहीं बिक पाता। तो ये व्यवस्था और स्ट्रांग करनी चाहिए थी, उसकी जगह सरकार ने इसको खत्म कर दिया। तो बहरहाल मोटा मोटा जो एमएसपी का इससे जुड़ा हुआ मसला है, एमएसपी से किसान को होने वाले फ़ायदे और नुकसान, ये चीज़ें मैंने आपको सरल भाषा में समझा दी हैं। और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये बातें लोगों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो में कोई खामी लगती है नीचे बताएं ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।